नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं आपसे। पहली बात तो यह है कि आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि डेट ऑफ एग्जाम क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, और बहुत लाजमी है कि इस तरह के प्रश्न आपके जहन में आए। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आज हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि रिवीजन किस तरह से किया जाए ताकि मैक्सिमम चीज़ों को आप रिटेन कर सके, और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवीजन क्या है। देखो, पहली बात हम तुमसे एक कहना चाहते हैं कि अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे होता है। एक बहुत बड़े रचनाकार हुए प्रताप सोमवंशी, उनकी एक लाइन है कि सफ़र में जब निकल आए तो इतनी शिकायत क्यों, सफ़र में जब निकल आए तो इतनी शिकायत क्यों, सड़क थोड़ी बहुत तो राह में तिरछी निकलती है। तो अगर तुम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में आ गए हो तो जरूरी नहीं है, सब कोई श्री अतुल प्रसाद नहीं है कि 30 सितंबर मतलब वो सैक्रोसैंक्ट डेट है और वो निकाल देंगे। सब कोई अतुल प्रसाद नहीं है कि ट्विटर पर रिजल्ट आने से पहले वो आदमी अपडेट कर देते थे। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तब उसकी अहमियत समझ में आती है। हम ही लोग और आप लोग थे जो उस व्यक्ति को गाली तक दिए कि टीआरई का वो आदमी पेपर लीक कर दिया। अरे, आरोप तो भगवान पर लगाया जा रहा है, आरोप किस पर नहीं लगाया जा रहा है, सब पर आरोप लगाया जा रहा है। आपने कहा कि टीआरई का पेपर लीक उन्होंने कर दिया। अरे, उस व्यक्ति ने जितना ट्रांसपेरेंसी लाया है बीपीएससी के इतिहास में कोई नहीं लाया है। आप मुझे कोई एक कमीशन का उदाहरण दो जो आपका मेंस का कॉपी आपको दे देता हो कि देखो भाई, ये मेरा मेंस का तुम्हारा कॉपी है। वो आपका मेंस का इवेल्युएटेड कॉपी दे देता है। पर हम और आप इतने थैंकलेस हो चुके हैं कि किसी पर आरोप लगा दीजिए बेबुनियाद, अब वो अपना जीवन भर आदमी उस आरोप से वंचित रहेगा, उस आरोप को ढोते रहेगा, जस्टिफिकेशन देते रहेगा। तो अब ये व्यक्ति चल गए हैं तो अब इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी। उस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करें कि कब एग्जाम होगा, उससे पहले दो तीन चीज़ों को समझ लेते हैं। बीपीएससी के बारे में अमूमन लोग कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, पर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है तो एग्जाम का नियम कौन बताएगा? एग्जाम का नियम सरकार बताएगी। आपको भी पता है कि सरकार रिजर्वेशन की पॉलिसी पर ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ाया था, हाई कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अब उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पर अब पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी जो पहले चला रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए ये आगे नियमावली बनाएंगे। तो सरकार नियमावली बनाएगी, फिर वो सरकार नियमावली बीपीएससी को देगी, तब बीपीएससी जो 69th बीपीएससी का रिजल्ट है वो जारी करेगी, और फिर जो 70वीं बीपीएससी का है उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो नियमावली आने में मानिए कि अभी वक्त थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि नियमावली की नीची-ग्रिटी होती है, उसको बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी 15 अगस्त ही है, अभी वक्त लगेगा। आप मान के चलिए कि आपको नोटिफिकेशन आना होगा तो 20 अगस्त के बाद ही आने का संभावना है। अब देखो, क्यों 20 अगस्त के बाद हम बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने की संभावना है? क्योंकि देखो, नोटिफिकेशन का क्या है कि बहुत एक रिलायबल सोर्स है, तभी हम वीडियो बनाते हैं, ना तो नहीं बनाते हैं। अभी जो नंबर ऑफ सीट्स जो कमीशन को मिलता है, अभी वही नहीं नंबर ऑफ सीट्स मिला हुआ है। जब तक नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिलेगा और इलेक्शन ईयर है, और जब तक ये 1000-1200 प्लस सीट नहीं लेकर आएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी बात कि जो अभी चेयरमैन हैं वो बहुत इफेक्टिव चेयरमैन नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि ये कार्यवाहक चेयरमैन है, परमानेंट चेयरमैन नहीं है। ये हटेंगे तो जो नेक्स्ट बोर्ड मेंबर है वो चेयरमैन बन जाएंगे, तो उतना उन लोग मेहनत करता नहीं है, बस नाम के आगे एक ठप्पा लगा लिया कि ठीक है हम बीपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। सब कोई अतुल प्रसाद नहीं हो सकता है ना। तो जब कोई व्यक्ति का अहमियत आपको तब पता चलता है जब वो चला गया। तो अब ध्यान से देखो कि अभी सारे डिपार्टमेंट से लिस्ट आने में वक्त लगेगा, और ये तय है कि ये इलेक्शन ईयर है तो डीएसपी का सीट आना ही आना है, और 100 के आसपास सीट रहेगा ही रहेगा। एसडीएम का सीट आना ही आना है, 100 के आसपास एसडीएम का सीट रहेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट नहीं रहा है। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर भारतीय सेवा में देखोगे तो 1 नंबर पे आईएएस है, आईपीएस है। कुछ लोग कहेगा कि सर 3 नंबर पे आईआरएस है, पर कुछ लोगों का कहना रहेगा कि अपने स्टेट में एसडीएम इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू द आईआरएस। नहीं तो अगर आईआरएस के बाद तुम देखोगे तो 4 पे एसडीएम और डिप्टी एसपी तो आ ही जाता है अपने राज्य में। अच्छा है कि अगर तुम आईपीएस तमिलनाडु में बनो, उससे अच्छा है कि एसडीएम या डिप्टी एसपी बिहार में बनो, झारखंड में बनो, है ना, अपने पड़ोसी राज्यों में बनो, यूपी में बनो। यूपी का तो एसडीएम का बहुत पावर है, झारखंड के एसडीएम डिप्टी एसपी का बहुत पावर है, वही पावर बिहार में भी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान में रखना होगा। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो तुम धीरज रखो।
अब देखो दो तीन चीज़ हम और तुम्हारे मतलब अब एक आपके जहन में आएगा कि सर 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो 30 सितंबर को भाई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि देखो जब बहुत ज़्यादा बच्चा अप्लाई करेगा तो कम से कम उनको 1 महीना फॉर्म भरने के लिए देना पड़ेगा। अभी नियमावली रेडी नहीं है, अभी नोटिफिकेशन रेडी नहीं है, कुछ भी रेडी नहीं है। तो 1 महीना मिनिमम देंगे तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट वीक में जाएगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में जाएगा। बिहार में तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं कि अभी आचार संहिता लग जाएगा। तो अक्टूबर के लास्ट वीक मानो या नवंबर के फर्स्ट वीक मानो या नवंबर मानो, यही 2 डेट है एग्जामिनेशन का। सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, तो तुम अपनी तैयारी को उसी के हिसाब से मोल्ड करो, है ना। अब पागल की तरह 30 सितंबर के हिसाब से मत चलो, अपनी तैयारी को थोड़ा सा मोल्ड करो। अब देखो कैसे मोल्ड करना है, कैसे क्या करना है, उस पर हम आते हैं। दूसरा बात, रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस है और कैसे तैयारी को मोल्ड करना है, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करना आपसे चाहते हैं। देखो पिछली बार एक क्वेश्चन आया बतख मियाँ पे, द कुक फ्रॉम बिहार हु, थोड़ा सा विषय से हट के बता रहे हैं पर इसको हम लैच कर देंगे कि क्यों बता रहे हैं। द कुक फ्रॉम द बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय अ फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज, करेक्ट आंसर इज बतख मियाँ। और 69 में भी पूछा, 68 में भी पूछा। पर अगर तुम तैयारी में, अगर तुम्हारी तैयारी केवल इतना है कि हाँ हाँ बतख मियाँ दूध का प्याला दे रहा था गांधी जी को और उसमें जहर डाला हुआ था, तो ये तुम्हारी तैयारी जो है इनकम्प्लीट है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने PYQ कर लिया और यही बहुत अच्छा तैयारी है, तो ये इनकम्प्लीट तैयारी है। क्या इस टॉपिक के इन एंड आउट तुमने डिस्कवर करा? अगर नहीं करा देन यू आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज और PT में आप फ्लंक कर जाएंगे। मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको ये बात पता है कि हु आस्क्ड द बतख मियाँ टू ऑफर मिल्क विद द पॉइजन टू गांधी जी व्हाइल ही वाज ऑन हिज वे टू मोतीहारी? आपको क्या ये बात पता है कि गांधी जी 15 अप्रैल को मोतीहारी पहुंचते तो JB कृपलानी अपने स्टूडेंटों के साथ, जो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज है, गांधी जी का बहुत जबरदस्त स्वागत करते हैं। जब गांधी जी पटना पहुंचते हैं, तो जब पटना पहुंचते हैं और राजेंद्र प्रसाद के यहाँ राजकुमार शुक्ला ले जाते हैं, तो एक चिट्ठी अपने मित्र मजहरुल हक को लिखते हैं और बोलते हैं कि आई हैव कम हियर विद ऑन अ फूल्स इरेंट। राजकुमार शुक्ला को बोलते हैं कि ये आदमी मूर्ख है। क्या ये सब आपको कहानी पता है? क्या आपको ये कहानी पता है कि जब गांधी जी कलकत्ता से पटना पहुंचते हैं, पटना के बाद फिर मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, तो JB कृपलानी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में इनको बहुत स्वागत करते हैं, और उसके बाद जब मोतिहारी के लिए निकलते हैं 15 अप्रैल को, तो यहां पर एक व्यक्ति है जो इंडिगो प्लांटर है जिसका नाम है इरविन इनको अपने घर पर बुलाता है खाना के लिए, और बतख मियाँ जो उसका कुक था उसको एक ग्लास देता है और बोलता है कि इसमें जहर डाल के गांधी जी को दे देना, बिकॉज ही इज थ्रेट टू द इंडिगो प्लांटर्स। जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको नील्हे साहब कहते थे। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप मुझे फिर ये भी बताइए कि जब बतख मियाँ वो ग्लास दूध का लेकर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और बतख मियाँ रोने लगता है, और गांधी जी के साथ जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो पूरा घटना का विवरण है ये राजेंद्र प्रसाद उस समय बताते हैं जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। जब मोतिहारी पहुंचते हैं और जब पूरा भीड़ पहुंचा रहता है उनको देखने के लिए, तो उनकी नज़र बतख मियाँ पर पड़ती है, और फिर वो अपने भाषण में बतख मियाँ के बारे में बताते हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोलते हैं कि 24 एकड़ जमीन जो है बतख मियाँ को दे दो, क्योंकि ये गांधी का जान बचाया है। बतख मियाँ वो दूध लेकर पहुँचता है और कान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलता है कि इस दूध में जहर डाला हुआ है और ये इरविन हमको बोला है गांधी जी को मारने के लिए। ये घटना उस समय बताते हैं और गांधी जी वो दूध को नहीं पीते हैं। तो तुम ये बताओ कि ये चीज तुमको पता है कि ये क्वेश्चन कल आ सकता है, इरविन वाला क्वेश्चन कल आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए PYQ को इन एंड आउट करना नॉन निगोशिएबल है। PYQ कोई भी तुम टेस्ट सीरीज लेना वो कूड़ा है, इंक्लूडिंग BCW। कोई भी मार्केट का तुम PYQ लेना वो कूड़ा है अगर वो इन एंड आउट इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा है। अगर इरविन के जिक्र नहीं किया गया है, ये घटना का जिक्र राजेंद्र प्रसाद का स्टोरी के रूप में आपको नहीं बताया गया है। एक स्टूडेंट का काम है कि हम आपको एक स्टोरी के रूप में बताएंगे और आपको चाहे छन्नी की तरह जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको छान लेना होगा। ये आपका काम है, पर हम तो आपको एक स्टोरी की तरह बताएंगे। तो अगर उस किताब में ये सब चीज का जिक्र नहीं है, आज न कल इस प्रश्न को आना है, तो आप गलत किताब पढ़ रहे हैं, आप गलत जगह पढ़ रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये जो चीज है तुमको PYQ नॉन निगोशिएबल है। तुमको X का मतलब होगा, Y का मतलब होगा, Z प्रकाशन का होगा लेना। अगर BCW पर भरोसा होगा तो तुम तर्कस जो किताब है वहाँ वहीं से हम ये स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर हम लोगों ने वहीं से बनाया है। तो ये तर्कस वाला लेना, और इसमें ऐसा किताब तुमको उठाना है PYQ जिसमें केवल CCE का अगर क्वेश्चन होगा तो वो तुम्हारे लिए कूड़ा है। ऐसा किताब उठाना जिसमें CCE का क्वेश्चन हो, CDPO का क्वेश्चन हो, AAO का क्वेश्चन हो, जुडिशियरी का क्वेश्चन हो, क्योंकि ये सब एग्जाम BPSC कंडक्ट करता है। हेडमास्टर का क्वेश्चन हो, बहुत अच्छा इसका क्वेश्चन होता है। सैनिटरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्वेश्चन हो, इंजीनियरिंग वाला जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम BPSC कंडक्ट करता है और वही बोर्ड
जनरल स्टडीज का पेपर को क्वेश्चन सेट करता है। तो अगर तुमको हम लोग पर भरोसा होगा तो इस तर्कस किताब को, जिसके पास तर्कस है, इसको तुम कम से कम चाट जाना। चाटना मतलब क्वेश्चन को नहीं, एक्सप्लेनेशन को चाट जाना है। ये सब सारा चीज वहां पर लिखा हुआ है। तो PYQ नॉन निगोशिएबल है। जरूरी नहीं है कि तुम तर्कस बनाओ, तुम XYZ जिस पर आस्था होगा, एडुटेरिया हो गया, कौन घटना चक्र हो गया, KBC हो गया, जिस पर भरोसा होगा तुमको करना, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग पे भरोसा होगा तो कम से कम तर्कस वाला चाट जाना। इसमें सारा साल का CCE, CDPO, AO, जुडिशरी सब हम लोगों ने डाल दिया है। इसको चाटने का मतलब है कि तुमसे जब हम नींद में उठाकर पूछेंगे तो तुम उसको बताने की स्थिति में रहोगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे तुम देखो, एक क्वेश्चन पिछली बार इकोनॉमिक्स का अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब क्या पूछता है कि फैक्ट तो पूछता है पर वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे आ चुका है। एक बार जब वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पर आया है तो पीछे नहीं, देयर इज नेवर लुकिंग बैक। आप ये देखो, बैंकरप्सी का, इंसॉल्वेंसी का, बैंकरप्सी क्या है, इंसॉल्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। ये आज का अखबार है, तुम जाकर देखो, PDF भी डाल दिया गया है ग्रुप में और यूट्यूब पर वीडियो है। क्या इंसॉल्वेंसी के बारे में आपको बताया गया है? इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ द कंपनी, पूरा इंसॉल्वेंसी के बारे में बताया कि 2016 का कोड है। कल आपसे ये पूरा पूछ लेगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होते हैं, कौन उसका अध्यक्ष होता है। आज का अखबार का है, तुम देखो, और इसको हम लोगों ने कवर किया है। तो पहला चीज यहां से निकल के आता है कि न्यूज़पेपर नॉन निगोशिएबल है। तुम न्यूज़पेपर को पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर तुम न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते हो तो यार 20 से 25 मिनट का तुम लोग के लिए फ्री में हम लोग वीडियो लेकर आते हैं यूट्यूब पर, उसका हम तुमको PDF भी देते हैं। अरे तुम कहीं घूमने जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कान में लगा के सुन लो यार। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू पे यू बैक। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू पे यू इन द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू में रहोगे तो तुम अपडेटेड रहोगे। अब कोई भी मैगजीन का जो तुमको वन लाइनर दरोगा के लिए वही चलाता है, SSC के लिए वही चलाएगा, BPSC TRE के लिए वही चलाएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मार्केट को दे दिया। भाई होलिस्टिक स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, तुमको डिप्टी SP बनना है। स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, तुमको SDM बनना है, दरोगा नहीं, 2 स्टार नहीं बनना है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, पर यह भी तो सच्चाई है कि वो डिप्टी SP से बहुत नीचे का रैंक का पद है। स्टेट का सबसे बड़ा पद है SDM। तो वहां पर एनालिटिकल अप्रोच चाहिए और न्यूज़पेपर नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल है। अगर न्यूज़पेपर तुम नहीं पढ़ पाते हो तो इस वीडियो को जरूर फॉलो करोगे। आज का तुमको उदाहरण दे रहे हैं और तुमको हम क्वेश्चन एक एक निकाल के दिखा देंगे कि यही सब पूछा गया है। हम लोगों ने यूट्यूब पर डाला है कि करंट अफेयर्स का सारा चीज अखबार से पूछा जा रहा है। तो न्यूज़पेपर नॉन निगोशिएबल है व्हाटसोएवर। एग्जाम के 20 दिन पहले तुम बंद करोगे न्यूज़पेपर पढ़ना, नहीं तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ोगे, और नहीं होगा तो तुमको न्यूज़पेपर का डिस्कशन भी रोज सुनना है, क्योंकि तुमको बताया जाएगा। क्योंकि न्यूज़पेपर UPSC के लिए कस्टमाइज नहीं है। ये जो न्यूज़पेपर आप लोगों को दिया जा रहा है, इट इज कंप्लीटली कस्टमाइज फॉर द BPSC में जो टॉपिक पूछता है उसी को हम लोग कवर करते हैं। तो नॉन निगोशिएबल है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। अब देखो तुमको रिवाइज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे इसकी इजाजत दोगे कि मैं ये बोल सकूं कि भाई BPSC का जो PT है या कोई भी स्टेट का PT एग्जाम है, उसमें क्या होता है बेसिकली, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसी ऑप्शन में से मुझे चूज करना है कि D होगा कि A होगा। अगर हमको एकदम क्लियर कट याद है, अगर हमको ये याद है कि इरविन के यहाँ गए, राजेंद्र प्रसाद उसके गवाह थे, तो मेरे लिए चवन्नी भर का क्वेश्चन है। अगर हमको ये चीज़ याद नहीं है तो मेरे लिए हम माथा भी पीट लेंगे तो ये नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमको तभी याद रहेगा जब कोई भी चीज़ को तुम दिमाग में, जो एक सिंपल साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन कहता है कि कोई चीज़ जब तक दिमाग में 7 से 8 बार इम्पिंज नहीं हुआ है, उस चीज़ को आप रिटेन नहीं कर सकते हैं। दिमाग में उसका इम्पिंजमेंट कम से कम 7 से 8 बार होना चाहिए। अगर 7 से 8 बार दिमाग में इम्पिंजमेंट है तो तुम एग्जाम में गलत नहीं कर सकते हो। तुमको बाय डिफॉल्ट अंदर से इंट्यूशन आ जाएगा, इसका C आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 8 बार साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन कहता है कि इंपिंजमेंट होना चाहिए। बार बार चित्कार मार के बोल रहे हैं, याद रखना। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। तो अब इंपॉर्टेंट होगा कि रिवीजन सब सब्जेक्ट को, क्या सब चीज को एक ही हाथ से हाँक देंगे क्या? नहीं, रिवीजन हम लोग अभी डिस्कस करें कौन सब्जेक्ट को कितना नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ द टाइम है। देखो, पहली बात तो यह है कि जब भी तुम पढ़ोगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो, तो तुम एक स्टॉप वॉच रखोगे। स्टॉप वॉच नहीं तो आपके पास मोबाइल में तो स्टॉप वॉच होता है। अगर घर से फोन आ गया तो स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा। आपने कोई रील देखना स्टार्ट किया तो स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा। आपका दोस्त बोला कि चाय पीने चलो तो स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा। मम्मी का फ़ोन आ गया तो स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे टहलने चले गए तो स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा। अगर किसी का फ़ोन आ गया या दोस्त आकर बीच में बैठ गया तो स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा। तो तुम ये पाओगे कि तुम प्रतिदिन 8 घंटा टेबल पर बैठते तो हो, पर इफेक्टिवली जो नंबर ऑफ आवर्स निकल के आता है, जो एकदम प्योर है,
जो एकदम सार है वो 4 घंटा से 5 घंटा आता है। और अगर 4 घंटा से 5 घंटा सार आ रहा है एग्जैक्टली, तो तुम सोचो कि बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो कि 4 से 5 घंटा इफेक्टिवली स्टॉप वॉच पे निकालने के लिए उस व्यक्ति को 8 से 9 घंटा बैठना पड़ा होगा कुर्सी पे, तब जाके 4 से 5 घंटा निकलेगा। ठीक है, एक बार इसको करके देखना। तो कभी कभी हम लोग को गलत फहमी रहती है कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, पर इफेक्टिवली तुम देखोगे तो हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं। और अगर तुम 4 से 5 घंटा निकाल पा रहे हो स्टॉप वॉच के थ्रू, तो यू शुड बी थैंकफुल टू योर सेल्फ। अपने आप को तुम ट्रीट दो कि 4 से 5 घंटा बहुत इफेक्टिव स्टडी है, क्योंकि ये इफेक्टिव सार है आपका। अब देखो कैसे रिवीजन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, आज मंडे को तुमने फंडामेंटल राइट पढ़ा, 1857 की क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा, और बिहार स्पेशल के बारे में बेसिक्स अबाउट द बिहार आपने पढ़ा। फिर ट्यूसडे को तुमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा, फिर 1905 का स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा, और रिवर्स आपने पढ़ा। देखो, जब तुम ये पढ़ने जाओगे मेरे भाई, तो याद रखना, जब तुम सेकेंड डे पढ़ने जाओगे तो पहला तुम फंडामेंटल राइट पढ़े हो, मानते हैं कि तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, 4 आवर्स पढ़ रहे हो, तो इस 4 आवर को पढ़ने में 3 घंटा तुम नया टॉपिक पढ़ोगे, 1 घंटा पुराना टॉपिक पढ़ोगे। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले तुम फंडामेंटल राइट को पढ़ोगे, 1905 की क्रांति स्टार्ट करने से 1857 की क्रांति पढ़ोगे, कौन कहाँ लीड कर रहा था, आरा में कौन लीड कर रहा था, कोलिन कैम्पबेल कहाँ पे दबा रहा था रिवोल्ट को। रिवर स्टार्ट करने से पहले तुम बेसिक से अबाउट द बिहार पढ़ोगे कि उसका लैटिट्यूड कहाँ है, लॉन्गिट्यूड कहाँ है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन किससे बॉर्डर बनाता है। फिर यही काम तुम वेडनेसडे को करने जा रहे हो। जब वेडनेसडे को करने जा रहे हो तो मान रहा है कि तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो उस 4 घंटा में तुमको 3 घंटा नया टॉपिक पढ़ना होगा और 1 घंटा तुमको रिवीजन को देना होगा। कैसे रिवीजन को दोगे? जुडिशियरी करने से पहले, जो इमीडिएट पहले तुम दिन किए हो, फंडामेंटल ड्यूटी को पहले पढ़ोगे, फिर 1905 को पढ़ोगे, उसके बाद रिवर्स को पढ़ोगे। उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे तो उसका लैचिंग बहुत अच्छे से होगा, समझ में और कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से आ जाएगा। पर सनद रहे कि यहां पर तुमको फिर से पहले फंडामेंटल राइट को रिवाइज करना है, 1857 की क्रांति को रिवाइज करना है, बेसिक्स अबाउट बिहार को रिवाइज करना है। तो इसका मतलब कि जब वेडनेसडे को तुम पढ़ रहे हो तो ट्यूसडे वाला भी रिवाइज करना है, मंडे वाला भी रिवाइज करना है। तुम ये पाओगे कि जो फंडामेंटल राइट 1857 और बेसिक्स अबाउट बिहार तुम ट्यूसडे को पढ़े थे, अगर इस पूरे चीज को तुमको रिवाइज करने में 30 मिनट लगा था, तो वेडनेसडे को जब तुम रिवाइज कर रहे होगे तो ये घट के तुमको 20 मिनट लग गया होगा। जब तुम थर्सडे को जाओगे तो मानते हैं कि तुम 3 घंटा ये पढ़ रहे हो, तो ये 3 घंटा नहीं होकर घट के हो सकता है कि तुमको रिवीजन में ज्यादा समय जा रहा होगा, तो तुम 2.5 घंटा यहां पे निकाल पा रहे होगे और तुम 1.5 घंटा रिवीजन करोगे। तो रिवीजन में क्या करोगे? पहले जुडिशियरी को रिवाइज करोगे, 1919 से 22 को रिवाइज करोगे, मिनरल्स को रिवाइज करोगे, फिर तुम ट्यूसडे वाला रिवाइज करोगे और उसके बाद फिर मंडे वाला रिवाइज करोगे। तो अभी मंडे वाला तुम देख के आ गए होगे कि ये 15 मिनट में तुम्हारे रिवाइज हो जा रहा होगा। उसी तरह से तुम फ्राइडे को जो नया टॉपिक करोगे, तो जब इसको तुम रिवीजन में पहुंचा दिए होगे 10 मिनट पे, जब तुम सैटरडे को रिवाइज कर रहे होगे तो ये घट के हो गया होगा तुमको 5 से 7 मिनट। जिस दिन नंबर ऑफ रिवीजन घट के किसी टॉपिक को पढ़ने का 5 से 7 मिनट हो जाएगा, अब वो टॉपिक तुम्हारे लिए दिमाग में बैठ चुका है, अब उस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एक थंब रूल है, जो किताब है साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन, उसके थ्रू हम तुमको बताना चाह रहे हैं। अगर कोई चीज को रिवाइज करने में 5 से 7 मिनट तुमको लग रहा है, इसका मतलब कि दिमाग में बहुत अच्छे से तुमको बैठ चुका है, और जब बैठ चुका है तो अब उसको तुम रिवीजन साइकिल से हटा सकते हो और नए चीज को ला सकते हो। पर दिक्कत क्या यहां पे होता है कि तुमको लगता है कि हम नया चीज तो कम ही पढ़ पाए। भाई, ये एग्जाम इट इज नॉट अबाउट collecting the content, it is all about retaining the content. This exam is all about retention. आप रिटेन कितना कर रहे हैं? This exam is not about the proliferation of the content, it is all about the consolidation of the content. चीज कंसोलिडेट है कि नहीं, एग्जाम के दिन आप उसको प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे भाई, नया चीज भले तुम कम पढ़ो, पर पुराना चीज करना। और इस चीज को याद रखो, तुम मात्र 7 दिन कर दो, 7 डेज। उसके बाद तुम हमको धन्यवाद बोलोगे, कमेंट करके आओगे और इस वीडियो के अंत में धन्यवाद बोलोगे। 7 दिन बस करो, उसके बाद तुम हमको बताना। अब कुछ सब्जेक्ट जो तुमको फोकस करना चाहिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन आने में भी वक्त लगेगा, तुमको क्या क्या फोकस करना चाहिए। साइंस नॉन निगोशिएबल है, तुम जहां भी पढ़ रहे हो, जिस किताब से पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, अपने से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हारा नोटिफिकेशन के पहले तुम्हारा फिजिक्स हो जाना चाहिए, केमिस्ट्री हो जाना चाहिए, बायोलॉजी हो जाना चाहिए। अगर तुमको साइंस पे पकड़ नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो। दूसरा, नोटिफिकेशन आने के पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी बहुत डिटेल से कर लेना, हम खुद तुमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से कर लेना। इकोनॉमिक्स तुमको हम लगता है 30-40 लेक्चर लेकर पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी में हम 30-40 वीडियो लेकर तुमको पढ़ाए हैं। तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और साइंस, ये सारे टॉपिक आपको नोटिफिकेशन के पहले कर लेना है। किसी भी स्थिति में जब भी तुम साइंस करोगे तो साइंस में देखो 30 क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम साइंस से बाहर गए तो तुम बाहर ही चले गए। जो रेजोनेंस में लोग हैं, आपको पहले वीडियो कर लेना है,
वीडियो के बाद आपको तर्कस किताब कर लेना है, जो PYQ है उसको करना है। उसके बाद जो प्रैक्टिस बुक अभ्यास है उसको कर लेना है। ये 3 चीज कर लीजिए। हम बता रहे हैं कि 90% आपका स्ट्राइक रेट रहेगा साइंस में। इस चीज को एकदम स्पष्ट बोलते हैं। PYQ नॉन निगोशिएबल है। PYQ में एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको रट लेंगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम साइंस को देखोगे तो यहां पे 50% रिपीटेशन होता है BPSC के फील्ड में। तो ये चीज को आपको करना ही करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद इस चीज को करने के बाद क्वालिटी क्वेश्चंस बनाना है। अगर तुम लोग को मैग्रो हिल वाला बुक है तो उसके थ्रू बना लो, या तुमको किसी भी कोचिंग के मटेरियल पर भरोसा है उसके कोचिंग के मटेरियल को कम से कम साइंस पे 300 क्वेश्चन तुमको बनाना है, कोई विकल्प नहीं है। अगर हम लोग के मैग्रो हिल वाले पे भरोसा है तो उसके 300 क्वेश्चन बहुत शानदार है, उसको बना लेना, नहीं तो तुमको जिसका मन होगा उसको बनाना। अभी टेस्ट सीरीज बनाने का सीजन नहीं है, नहीं है, नहीं है। टेस्ट सीरीज तो हम भी लॉन्च कर देते, क्या है उसमें, 2 मिनट में हम भी लॉन्च कर देते टेस्ट सीरीज। पर टेस्ट सीरीज में भाई 700 अगर 5 टेस्ट दे रहे हैं तो 5 × 150 हमको क्वेश्चन बनाना है, नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन तो बनाने में वक्त लगता है, माइक्रो लिस्टिंग करने में वक्त लगता है, एक्सप्लेनेशन लिखने में वक्त लगता है। अब दरोगा में भी वही चला दो, SSC में वही चला दो, TRE में वही चला दो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ऊपर नीचे कवर बदल के दे दो बच्चा को, और तुम भी बना बना के एकदम मस्त हो रहे हो, और एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन पूछता है वहां पे तुम ढेचू ढेचू कर दोगे। कहने का मतलब है अभी टेस्ट सीरीज बनाने का वक्त नहीं है, अभी अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाने का वक्त है, अपने कंटेंट को रिफाइन करने का वक्त है। तो क्या करो, टेस्ट सीरीज बनाओ मत। अभी कोई भी 300 क्वेश्चन साइंस का बनाओगे, 100 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बनाओगे, 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बनाओगे। अगर मैग्रो हिल वाला बुक है तो तुमको लगेगा कि प्रचार कर रहे मत करो यार, मेरा वो किताब नहीं है, मैग्रो हिल का है, वो समझेगा। या कोचिंग X का भरोसा है, Y प्रकाशन का, Z प्रकाशन का, उसके बनाओ, लेकिन बनाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस साइंस का, मॉडर्न का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का नोटिफिकेशन के पहले खत्म कर लो। बाकी बिहार स्पेशल में तुम लोग को हम बिहार ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, हम तुमको बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री आजकल में खत्म कर देंगे, तो खत्म ही हो गया तुम्हारा, है ना, इस तरह से। तो इन चीज़ों को तुमको करना है नोटिफिकेशन के पहले। एक चीज़ और याद रखना, ये एग्जाम में तुमको 2-3 चीज़ याद रखना है कि जो भी तुम अपना नोट्स बनाओगे, एग्जाम में जाने से पहले साइंस का 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए तुम्हारे नोट्स का। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 9 बार रिवीजन हो जाना चाहिए तुम्हारे नोट्स का। बिहार स्पेशल का कम से कम 8 बार रिवीजन हो जाना चाहिए तुम्हारे नोट्स का। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का मात्र 6 बार भी रिवीजन करोगे तो चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी याद करने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला चीज़ है। इकोनॉमिक्स समझने वाला चीज़ है। करंट अफेयर्स में तो ज़्यादा याद करके क्या ही करेंगे, वो तो एग्जाम में आएगा। अगर तुम 2-3 बार पढ़े हो तो वहाँ पर तुम रिप्रेजेंट करके उसको आ जाओगे, उसको वहाँ पर टिक करके आ जाओगे। साइंस 30 क्वेश्चन पूछता है, सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और तुम पूरे साइंस जो हिस्ट्री को देखोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, नॉन निगोशिएबल है। बिहार स्पेशल गेम चेंजर होगा, बाद में वहाँ पे गड़बड़ा जाओगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं उसमें आचार्य नरेंद्र देव रहते हैं कि जेपी रहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में गड़बड़ा जाओगे कि वहाँ पे शालिग्राम सिंह रहते हैं कि पूर्णेंदु नारायण सिन्हा रहते हैं। तुम ये गड़बड़ा जाओगे कि जो दूजरा में पटना में जो खिलाफत कमेटी बना उसको रशीदुल हक रिप्रेजेंट कर रहे थे कि सैयद हसन इमाम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कम से कम इसको 8 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बिहार स्पेशल एक गेम चेंजर रहेगा। और ये सब चूंकि रटने वाला कम है, समझने वाला ज़्यादा है, तो तुम इसको 6 बार भी रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम के एंड डे में तुम जाओगे तो अपने आप को जज करना कि क्या हमने साइंस को 10 बार रिवाइज किया, क्या हमने हिस्ट्री को 9 बार रिवाइज किया, क्या हमने बिहार स्पेशल को 8 बार रिवाइज किया, क्या हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को 6-6 बार रिवाइज किया, या पागलों की तरह जिस तरह से भीड़ दौड़ रहा है कि हम 50 टेस्ट सीरीज लगा लिए, 100 टेस्ट सीरीज लगा लिए। अरे दरोगा में उतना क्वेश्चन लगाया जाता है, SSC में उतना क्वेश्चन लगाया जाता है, स्टेट का सबसे टॉप एग्जाम में उतना क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू प्रैक्टिस, इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू प्रैक्टिस, माय डियर फ्रेंड्स। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और यार, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आंसर राइटिंग नहीं छोड़ोगे। देखो आंसर राइटिंग तुमको करना ही है। अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तब लेट हो चुका होगा। अभी हम लोग 15 अगस्त से आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है BCW के लिए लॉस मेकिंग प्लेटफॉर्म है। यकीन मानो इससे BCW को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया का महीना का नुकसान होता है। 20 हज़ार का तुमको बता रहे हैं, महीना का नुकसान होता है BCW के लिए, और ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि नुकसान होता है। इसलिए नुकसान होता है, पर इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्योंकि जिस लेवल का इवैल्यूएशन हम लोग करके तुमको देते हैं, वो जो मार्केट में चलता है कि इंट्रोडक्शन गुड, कंक्लूजन गुड, बॉडी गुड, उसको हम लोग ध्वस्त करना चाहते हैं कि तुम इवैल्यूएशन एक कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि इवैल्यूएशन में जो तुमने ओपिनियन लिखा है उस सामने वाला तुमसे काबिल होगा तभी तुम्हारा कॉपी को इवैल्यूएट कर पाएगा। हम इसमें तुमको मॉडल आंसर भी देते हैं इंग्लिश में।
और हिंदी में भी मॉडल आंसर और इंग्लिश में भी देते हैं। ये हिंदी माध्यम के लिए भी है और इंग्लिश माध्यम के लिए है, दोनों के लिए है। और जो कॉपी इवेलुएटर है, आप टेलीग्राम ग्रुप में हमने जाकर डाल दिया है, आपको पीडीएफ जाकर देखिएगा और मार्केट को भी पता करिएगा कि वो किस तरह का इवेल्युएशन करता है। इंट्रोडक्शन गुड, कंक्लूजन गुड, वेरी गुड। अरे तुम बताओ कि उसमें क्या होना चाहिए। सॉरी, अगर तुमको ये नहीं पता है कि क्या होना चाहिए तो वो तुम कूड़ा लिख रहे हो, तुम्हारा इवेल्युएशन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इसको हम लोग ध्वस्त करना चाहते हैं, भले नुकसान हो पर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो, कम से कम 200 बच्चा अभी भी आंसर लिखता है। तुम आंसर नहीं लिख रहे हो, तुम्हारा लॉस है भाई। बीपीएससी को तो 1000 बच्चे ऐसे चाहिए ना, उसको 1000 बच्चे मिल जाते हैं। 200 से 250 बच्चा तो अभी पिछले महीना लिखा है। 250 बच्चा, 250 बच्चा इनरोल्ड स्टूडेंट है हमारे पास, वो तो आंसर लिखता है। बीपीएससी का पीटी हो नहीं हो तो आंसर लिखता है, तो उसको 1000 बच्चा चाहिए, उसको मिल जाएगा। तुमको क्या करना चाहिए भाई, आंसर लिखो। अभी तुमको अभी तक नोटिफिकेशन आने का कोई भरोसा ही अभी नहीं है। 6 क्वेश्चन तुम नहीं लिख सकते हो, हम तुमको टॉपिक तक दे दिए हैं। क्या तुम ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट के बारे में तुम पीवाईक्यू अपना उठाओ और वहां से पढ़ लो? क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अपने यूट्यूब से कंटेंट ले लो, वेबसाइट पर जाकर कंटेंट ले लो, गूगल सर्च करके करो। हम टॉपिक दिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से हम क्वेश्चन देंगे, तुम अपने नहीं कर सकते हो? क्या तुम एक हफ्ता में 1 घंटा तुम आंसर नहीं लिख सकते हो? अगर नहीं लिख सकते हो तो इस एग्जाम के लिए तुम नहीं बने हो भाई, सिंपल सी बात है। क्या तुमको पॉलिटी में हम बोले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टॉपिक कर लो, डीपीएसपी कर लो, फेडरलिज्म कर लो, अगर तुम नहीं लिख पाओगे तो नहीं बने हो। तुम नहीं लिखोगे तो कोई और लिख रहा है, इस बात को तुम समझो। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो कोई और लिख रहा है, वो इवेल्युएशन उसका हो रहा है। अब डीपीएसपी पे अगर वो मॉडल आंसर पढ़ लिया, उस क्वेश्चन को इवेल्युएट कर लिया, तो डीपीएसपी में 2-3 तरह का सवाल बनता है, 2-3 तरह का वो प्रैक्टिस कर चुका है, तो कभी भी पूछेगा तो धुआं धुआं मचा देगा। अभी तुम जैसे जेपीएससी का तुम सीडीपीओ का क्वेश्चन देखो तो डीपीएसपी को उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वही क्वेश्चन को हम तुमको देंगे और उसका मॉडल आंसर तुमको देंगे। तो क्या तुमको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए जो जेपीएससी का सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा है? तो डीपीएसपी पे 3 तरह का सवाल बनता है, 3 तरह का लड़का प्रैक्टिस कर चुका है, उसके पास मॉडल आंसर उसका अवेलेबल है, तो क्या उसको एज नहीं मिलेगा आपसे? तो तुम क्या 1 हफ्ता में 1 घंटा मेंस का तैयारी कर लोगे तो क्या तुम्हारा पूरा प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा? हम फिर से तुमको रिटरेट कर रहे हैं, इट इज अ लॉस मेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर द बीसीडब्ल्यू, बट विल कंटिन्यू दिस, क्योंकि ये जो 200-250 बच्चा एडमिशन लेता है और जो लिखता है, ये वो बच्चा है जो बीसीडब्ल्यू का नाम आगे बढ़ाए, क्योंकि इनकी सफलता से ही बीसीडब्ल्यू की सफलता रहेगी। तो पहली बात यह है कि तुम हफ्ता में 1 घंटा निकाल सकते हो, कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में नहीं जाने। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं है, अब तो 30 सितंबर को परीक्षा भी नहीं होने वाला है। तुमको जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन पे तुमको बनाओ, जैसे ज्योग्राफी में नेचुरल डिजास्टर पे तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, अर्थक्वेक पे तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, फ्लड पे तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इंडिया बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ है, तो ये तुमको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आएगा? इंडिया बांग्लादेश का हमने दक्ष में तुमको एक वीडियो भी बना के दिए हैं, है ना? 1-1.5 घंटा का तुम्हारा पूरा वीडियो बना हुआ है। इंडिया बांग्लादेश पे आज ना कल क्वेश्चन तुमसे पूछना ही है, तो क्या जो लड़का भी प्रैक्टिस कर लेगा, मॉडल आंसर देख लेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आपके ऊपर उसको एज रहेगा? वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे आपको एक ऐसे भी दे रहे हैं, और ये पूरा चीज हम लोग 499 प्लस टैक्स में देते हैं। अब इससे कम क्या कर सकता है? हम नहीं कर सकते हैं। हम एक अगर इवेल्युएशन होगा, अगर उसको 200 रुपया हम एक इवेल्युएशन का नहीं देंगे तो इंट्रोडक्शन गुड, वेरी गुड, कंक्लूजन वेरी गुड करके चला जाएगा। तो इट इज अ लॉस मेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर द बीसीडब्ल्यू, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी कैटर टू द बेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस। और मार्केट को ध्वस्त कर रहे हैं, आज ना कल उसको ध्वस्त करेंगे कि जो तुम इंट्रोडक्शन वेरी गुड चला रहे हो उसको बंद करो। तो कहने का मतलब है कि जब तक तुम्हारा एग्जाम अभी का डेट वगैरह नहीं निकलता है, क्लैरिटी नहीं आता है, तुमको आंसर राइटिंग करना ही है। हफ्ता में तुम 1 घंटा निकाल सकते हो, ये चीज कठिन नहीं है। तुम नहीं करोगे, कोई और कर रहा है। और ये 15 अगस्त से कल से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। व्हाटसोएवर लॉस हो, बेनिफिट हो, घाटा हो, कोई हर चीज हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख के नहीं चलते हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखकर चलते हैं। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम 10 आदमी को बताओगे तो हम लोग को बहुत, उससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो 15 तारीख को टेस्ट जाएगा हिस्ट्री का, ये टॉपिक रहेगा, इसका मॉडल आंसर भी आपके पास उपलब्ध रहेगा। हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी रहेगा, तुम चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। 21 तारीख को 21 अगस्त को पॉलिटी रहेगा, 24 अगस्त को डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, ये टॉपिक रहेगा। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 इसमें रहेगा। ट्राइबल मूवमेंट में नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग 2 देंगे, एक ट्राइबल से दे देंगे, एक क्विट इंडिया मूवमेंट से दे देंगे, दोनों का मॉडल आंसर भी देंगे। तुमको जिस पे मन है उस पर तुम लिख लेना यार। ज्योग्राफी का रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस रहेगा और ऐसे रहेगा। मेरा सलाह रहेगा हफ्ता में 1 घंटा निकाल सकते हो यार, 1-2 घंटा निकालो। धन्यवाद बोलोगे जब मेंस का एग्जाम लिखने जाओगे ना, तो उस समय धन्यवाद बोलोगे। उस समय बहुत बीसीडब्ल्यू से तुमको प्यार हो जाएगा उस समय। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को पसंद आया होगा। जैसा होगा कमेंट सेक्शन में बताना। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।